हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि यह जो है कन्नौज का जो है जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें तीन बड़े शक्तिशाली जो है राजवंश जो है भाग लिया था। वह हमारा प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन तीनों वंशों के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में बताने का हम प्रयास किया और इसको समझने के लिए जो इसलिए बताने का प्रयास किया कि त्रिपक्षीय संघर्ष समझने में आसानी होगी। इसीलिए देखते हैं कि आइए हम लोग देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग देखते हैं 75 वर्षों तक जो है कन्नौज का इतिहास जो है अंधकारमय रहा। कन्नौज की उत्तरी भारतीय साम्राज्य का ही पतन नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत में जो है एक राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी, अराजकता हो गई थी, अशांति हो गई थी, उसका अशांति का वातावरण छा गया था। इसके शासनकाल यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के अंतिम वर्षों में देखते हैं हर्षवर्धन की जो धार्मिक अभिरुचि जिस तरह से अवदानशीलता हुई थी, तो वह कन्नौज का शासन तंत्र या प्रशासन जो था और सत्ता जो है ढीला पड़ने लगा था। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि उसके मृत्यु के बाद जो है उसके साम्राज्य जो है ताश के पत्तों की तरह जो है बिखरने लगा और इस तरह से उसके महत्वाकांक्षी जितने भी सामंत थे, जितने भी सैनिक अधिकारी थे, उसके साम्राज्य को क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट लिया। और उसके सेनापति हम देखते हैं, उदाहरण देखने को मिलता है कि माधव गुप्त ने जो मगध में अपनी जो है स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दूसरे सेनापति एक अर्जुन ने जो है मिथिला पर भी जो है अपना स्वतंत्र स्थापित कर ली। उसी तरह कामरूप के शासक और उसके उत्तराधिकारियों ने भी जो है स्वतंत्र स्थापित कर ली। उसी तरह उड़ीसा में देखते हैं गंग शासकों ने भी जो है के शासकों के अधीन में जो है यह शासन तंत्र चला गया। बंगाल में लगभग देखते हैं कि आधी शताब्दी तक देखते हैं सत्ता विहीन हो गई थी और अराजकता की स्थिति बनी हुई थी बंगाल में। इसके बाद देखते हैं कि बंगाल वहां देखते हैं कि यशोवर्मन नामक राजा यानी सिंहासन पर बैठे कन्नौज पर जो है यशोवर्मन नामक राजा जो सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनके दरबारी कवि का नाम था वाकपति। उनके दरबारी कवि का नाम था वाकपति जो गोड़वाहो ये ग्रंथ है इनका। और इनके जो दरबार में रहते थे यशोवर्मन के दरबार में, इन्होंने जो प्राकृत भाषा का जो है लिखित काव्य की जानकारी देते हैं और साथ साथ सैनिक अभियानों की जानकारी जो है वाकपति देते हैं। तो इसके अलावा एक संस्कृत के जो है महान नाटककार जो थे भभूति भी जो इनके दरबार में रहते थे। उस सेव भले ही जो है सेव मत के अनुयायी थे, लेकिन ये जो है इनके दरबार में ये भी रहते थे भभूति। और इन्हें 3 नाटक लिखे थे। मालती माधव लिखे थे, जो मालती और माधव की जो है प्रेम कथा पर आधारित जो है या जो मालती माधव ग्रंथ लिखा था भभूति ने लिखा था। तो ये देखते हैं कि जो है मालती माधव महावीर चरित जो है यानी श्री राम विवाह की जो है राजभिषेक की सब जितनी भी है उसकी कहानी कथा है वो महावीर चरित में लिखे हैं। उसी तरह एक और है हमारा उत्तर रामचरित जो 7 अंकों का भी एक नाटक है जो उन्होंने लिखा है। रामायण की जो उत्तरकांड की जो कथा पर जो है इन्हें उत्तर रामचरित लिखे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है इनके दरबार में जो है यशोवर्मन के दरबार में थे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसी समय हुई चाओ चाओ नामक व्यक्ति जो है या जो है चीनी यात्री जो है या कन्नौज आया था। और कन्नौज में जो यशोवर्मन ने जो है 731 ईस्वी में जो है इसे कुंटा से यानी बुद्धसेन को नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के यहाँ दरबार भेजा था। यानी जिस तरह से चीनी यात्री जो है ये हमारा हुई चाओ आए थे, उसी तरह जो है हमारा यशोवर्मन ने जो भी बुद्धसेन, इसको क्या बोलते हैं, बुद्धसेन को भी जो है चीन की यात्रा यानी भेजे थे, चीन के दरबार में भेजा गया था। इसी तरह चीनी विवरणों से पता चलता है कि इस तरह से। लेकिन एक इसी समय जो है जिस तरह से यशोवर्मन का जिस तरह से यहाँ पर जो हुआ था शक्तिशालियों को उभरा था, उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक कश्मीर के राजा यानी कश्मीर के राजा ललिता मुक्तापीड जो है ये दोनों ने मिलकर क्या किया था कि इसी तरह में अरबों का भी आक्रमण हो रही थी। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, अरबों का जो है आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। और इसी समय जो है यशोवर्मन बुरी तरह से पराजित हो गया और वह राज फिर से जो है छिन्न भिन्न हो गया। अब हम देखते हैं इसकी बाद की कहानी की यशोवर्मन संभवतः
लगभग 700 या 750 लगभग तक जो है ईस्वी तक जो है शासन लगभग किया। लेकिन इसके बाद जो है कन्नौज में जो आता है जो है एक आयुध वंश आता है। आयुध वंश के राजाओं के शासन करते हुए देखने को मिलता है आयुध वंश। तो आयुध वंश में जो है ये उनके जो जो वज्रायुद्ध है, यही आयुध वंश की स्थापना किया था, यानी हमारा जो है वज्रायुद्ध। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें आयुध वंश में वज्रायुद्ध की मरणोपरांत जब मृत्यु हो जाती है, इनके दो पुत्र होते हैं, चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध। चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध होते हैं, दोनों को सिंहासन को लेकर जो है दोनों में जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। तो इसी समय जो है हमारा बंगाल में जो है ये पाल वंश है, और हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, ये हमारा क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और हमारा जो है ये राष्ट्रकूट वंश है, दक्षिण भारत में क्या है, राष्ट्रकूट वंश। यही जो है हमारा जो है कन्नौज को लेकर, यानी ये हमारा कन्नौज है, और यही कन्नौज को पाने के लिए जो है ये तीनों वंशों के लोग, क्योंकि शक्तिशाली होकर उभरे थे, तीनों की निगाहें कहाँ थी, कन्नौज पर थी। तो इसीलिए जो है ये चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध दोनों को सिंहासन के लिए, दोनों में भाइयों में लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रही थी। तो इसी समय बंगाल के जो है पाल वंश, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट की जो है शक्तिशाली, ये सब क्या थे, साम्राज्यवादी राजवंशों का उदय हुआ था। फलस्वरूप यही हुआ कि कन्नौज की जो है राजनीतिक दुर्बलता, यानी कन्नौज की जो कमजोरी है, दुर्बलता है, उसकी आंतरिक कला, ये तीनों जो है राजवंशों ने प्रतापी योद्धा और साम्राज्यवादी शासक की सामरिक अभियान के मुख्य निशाना बनाया, ये हमारा कन्नौज को लेकर के। तो तीनों की कई पीढ़ी तक जो है कन्नौज के शासक जितने उत्तर भारत की जो है कि भारत की सत्ता के लिए एक दूसरे को जो है खिलाफ जो है 8वीं शताब्दी से लेकर, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 10वीं शताब्दी तक जो है यह शासन काल या जो युद्ध करते हुए देखने को मिलता है। यह भारतीय इतिहास में देखते हैं कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कारण क्या था वो हम बताने का प्रयास की, कारण क्या था मेनली रूप से। तो मेनली रूप से देखते हैं कि राजनीतिक कारण में सबसे पहले देखते हैं कि क्या कारण था। तो ये हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण में कन्नौज उत्तर भारत का केंद्र था, हमारा क्या है, उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र था। समकालीन राजनीतिक का धुरी बनी थी उस समय के जो समकालीन तत्कालीन जो था वह एक केंद्र के रूप में ही था हमारा। गुर्जर प्रतिहारों पर उज्जैनी सीमावर्ती राष्ट्रकूट का अत्यधिक दबाव था। गुर्जर प्रतिहार वंश जो हमारा ये है और हमारा राष्ट्रकूट, दोनों के सीमाएं क्या है, ये अत्यधिक दबाव था, यानी राष्ट्रकूट का बहुत दबाव दे रहा था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, ये उज्जैनी थी। तो इस तरह से अपना केंद्र यानी गुर्जर प्रतिहार वंश अपना केंद्र जो राष्ट्रकूट से दूर बनाना चाहते थे, जिसके लिए जो है कन्नौज ही एक क्या था, एक सुरक्षित था, कन्नौज ही सुरक्षित था। ये हमारा राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में देखते हैं कि कन्नौज व्यापार की दृष्टि से उत्तर और पूर्वी भारत का केंद्र था, क्योंकि ये उत्तर भारत और हमारा जो है पूर्वी भारत, ये दोनों का जो है ये केंद्र के रूप में था। हमारा पूर्वी भारत का केंद्र के रूप में था। गंगा जमुना, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे गंगा है, और गंगा जमुना के जो है ये बीच स्थित है। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो है प्राचीन भारत में देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो हमारा जिस तरह से सामरिक दृष्टि से होकर उभरा था, मगध के किनारे जो राजधानी बनी उसकी, तो उसी तरह जो है इस समय यानी पूर्व मध्यकालीन भारत में कन्नौज जो है गंगा जमुना के दबाव के बीच में, यह कन्नौज का क्षेत्र जो है ये क्षेत्र था जो भारत मध्य में स्थित होने के कारण जो है यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र इस समय हर्षवर्धन के बाद ही हुआ कन्नौज में। तो इस तरह से जो है यह हमारा जो है आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण के लिए जो है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों में जो है तीनों में संघर्ष होती है, और तीनों का जो है कठपुतली के रूप में जो है चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध गद्दी पर बैठते हैं। इसीलिए जो है यह त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले पहल करने वाला कौन था। पहल करने वाला हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वह हमारा था वत्सराज ही था, पहल करने वाला। और सबसे पहले देखते हैं कि इंद्रायुद्ध को हराया, यानी यहाँ पर देखते हैं इंद्रायुद्ध को हराया और पाल वंश के धर्मपाल। अब हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे।
तो इस तरह से हम यहाँ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो है सबसे पहल करने वाला कौन था? वत्सराज था। पहल करने वाला यानी पहल करने वाला। इस समय क्या किया? इंद्रयुध को हराया। क्या है? इंद्रयुध को हराया। और क्या किया कि जो पाल वंश के जो धर्मपाल हैं, यानी पाल वंश के जो है पाल वंश का धर्मपाल, ये धर्मपाल है। तो ये राष्ट्रकूट वंश इस समय आगे बढ़ा, धर्मपाल आगे आया। तो इसी समय जो राष्ट्रकूट वंश का जो थे, राष्ट्रकूट वंश के जो है यानी हमारा ध्रुव आया। क्या है? ध्रुव आया और हस्तक्षेप किया। और वत्सराज को क्या किया? यानी राष्ट्रकूट जैसे ही गुर्जर प्रतिहार जैसे ही हमारा आया तो इसको राजपुताना की ओर, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार का जो शासक जो वत्सराज जो यहाँ पर जो है आगे बढ़ चुका था और इंद्रयुध को हरा चुका था। पाल वंश के जो है धर्मपाल भी आ चुका था, आगे भी बढ़ा। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का जो था हमारा ध्रुव था, वह हस्तक्षेप किया यहाँ पर कन्नौज में। और वत्सराज को, यहाँ पर वत्सराज थे, उसको राजपुताना की ओर यानी राजस्थान की ओर जो है भागने पर मजबूर कर दिया। तो धर्मपाल को फिर देखते हैं कि भागा। अब धर्मपाल को जो है पराजित किया। इसमें क्या आता है? धर्मपाल को फिर से पराजित किया और पुनः ध्रुव वापस लौट गया। क्योंकि धर्मपाल को पराजित करके पुनः जो है यानी वापस लौट गया, क्योंकि जो है ध्रुव को वहां कुछ आंतरिक कारणों के कारण जो है वापस लौट गया यहाँ पर। और फिर क्या होता है? इंद्रयुध गद्दी पर बैठा। यहाँ इंद्रयुध गद्दी पर बैठा। इसके बाद हम देखते हैं नागभट्ट। इसके बाद जब राजा बनते हैं वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय जो है के समय में चक्रायुध को हराया। यानी चक्रायुध को हराया यानी हमारा जो है चक्रायुध को हराया और धर्मपाल आया। इसी समय जो है पाल वंश का राजा जो है धर्मपाल आया और पराजित हो गया। अतः नागभट्ट द्वितीय विजय रहा। क्या हुआ? नागभट्ट द्वितीय विजय रहा और इंद्रयुध शासक बना। और फिर देखते हैं कि धर्मपाल और चक्रायुध दोनों ने मिल करके यानी राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया कि आइए, और इस तरह से जो है नागभट्ट को जो है पराजित करने के लिए। तो गोविंद तृतीय आया और नागभट्ट को कन्नौज से बाहर कर दिया और फिर वह जो है तुरंत जो है वापस दक्षिण लौट गया। इसी तरह देखते हैं कि धर्मपाल ने पुनः जो है चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया। और लेकिन 820 ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु हो चुकी थी। नागभट्ट द्वितीय क्या करते हैं? अधिकार कर लिया। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि यानी धर्मपाल की मृत्यु के बाद जो देवपाल आया वह जो है बहुत शक्तिशाली होकर उभरा, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लेकिन प्रतिहार शासक रामभद्र बना, लेकिन कमजोर शासक था। क्या था? ये कमजोर शासक था। और राष्ट्रकूट यानी राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष ये अल्पवयस्क थे इस समय। तो इसी समय जो है हम देखते हैं कि प्रतिहार वंश के मिहिर भोज और पाल वंश का फिर देखते हैं नारायण पाल के बीच में संघर्ष होता है और नारायण पाल पराजित हो चुका रहता है। स्पष्ट रूप से जो है या जो कन्नौज जो है मिहिर भोज का जो है शासन हो गया। तो इसके बाद देखते हैं कि जो है प्रतिहार वंश के शासक जो है मिहिर भोज पर जो पूरी तरह से शासन व्यवस्था आ जाती है। तो ये कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय जो हमारा जो राष्ट्रकूट वंश के थे शक्ति प्रदर्शन किया इन लोगों ने भी यहाँ पर कन्नौज में आकर। लेकिन अंततः जो है यानी प्रतिहार वंश के महेंद्र पाल के पास के अधीन चला ही जाता है और पूरी तरह से जो है या जो है प्रतिहार वंशों के अधीन या जो है कन्नौज चला जाता है। अंतिम रूप से क्या है? अंतिम रूप से जो है ये हमारा प्रतिहार वंश की प्रतिहार शासकों के अधीन हो जाता है, यानी महेंद्र पाल के अधीन हो जाता है। कि प्रतिहारों की जो राजधानी जो थी यानी गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी उज्जैनी थी, वह उज्जैनों से हटकर कन्नौज चली गई। और इस तरह से प्रतिहारों के बाद देखते हैं कन्नौज पर एक गढ़वालों के अधीन चला गया। और इसी तरह जो है कुछ दिनों के बाद जो है यानी मोहम्मद गजनी गौरी जब उस आक्रमण होती है उसके बाद जो है गढ़वालों के बाद जो है कन्नौज दिल्ली सल्तनत के अधीन चला जाता है अंतिम रूप से। तो याद कर देखते हैं कि जो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो है दिल्ली अंतिम रूप से यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन चला जाता है। तो यही था हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत में जो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जो हमारा पाल वंश और प्रतिहार वंश और जो है राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों के जो है बीच यह युद्ध हुई थी। और यही जो है इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है।
तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं।